So hello and welcome to I'm the Best Mom Cover Page Cover Story. What a beautiful day today. So wishing you all best of Makar Sankranti, Lohri, Pongal, Bihu, and best wishes from I'm the Best Mom. Yet today we are on the 38th episode of Cover Page Cover Story, and I'm the Best Mom is committed to make your motherhood journey a joyful experience. And today's topic, every day we need this, sleep. So today, it's a pleasure and honor to have Dr. Praveen Kumar with us today. Dr. Praveen Kumar is practicing as a pediatric neurologist at Sir Gangaram Hospital in conversation with Dr. Anuj Rastogi sir today on common sleep problem in children. If you have any question, specific question to the subject which we are missing out, or you have anything specific for Dr. Praveen or Dr. Anuj, please post it on the Q&A section. We will be taking it within the session or maybe end of the session. With this, I would request Dr. Anuj sir to take on the session with Dr. Good evening, Deepman ji. Good evening and happy Makar Sankranti. आज त्योहार भी है यहाँ. ठंड तो काफी है और आज फिर अगेन हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो क्लिनिक की सेटिंग्स में सॉल्व नहीं होती, पेरेंट्स की प्रॉब्लम. जनरली पेरेंट्स जाते हैं डॉक्टर के पास कफ कोल्ड की या फीवर के साथ और उसके साथ वो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं और कई बार उसका उन्हें प्रॉपर आंसर भी नहीं मिल पाता है. तो sleep problem in children, almost 15 to 20% of the children, they are suffering some or the other sleep problem. Sleep problem बच्चों में दो किस्म की हो सकती हैं, behavioral sleep problem और sleep problem with the medical issues. So आज हमारे साथ जाने माने बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर प्रवीण, जो करंटली सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करते हैं. आज के सवाल हम उन्हीं के साथ करेंगे और उनकी नॉलेज का फायदा उठाएंगे. वेलकम डॉक्टर प्रवीण. थैंक्स अ लॉट सर. थैंक यू. तो मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि एक बच्चे को एज स्पेसिफिकली किस उम्र पे कितने घंटे मिनिमम सोना चाहिए जिससे उसकी कॉग्निशन और उसके बाकी डेवलपमेंट प्रोसेस वगैरह ठीक रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे काफी अच्छा लगा ये इनिशिएटिव जो आपने डॉक्टर अनुज ने बनाया हुआ है, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द अवेयरनेस ऑफ आई मीन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स आल्सो. इज वेरी नाइस इनोवेटिव कॉन्सेप्ट. स्लीप का दो कॉन्सेप्ट है, एक तो ये क्वांटिटी और दूसरी क्वालिटी. तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वी नो मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द स्लीप पार्ट, कि हमेशा हमारी जो क्वालिटी होनी वो अच्छी होनी चाहिए. फिर वो अगर हम रफ सेंस से बातें करें तो
जैसे जैसे की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज्यादा होती है। तो कोई अगर न्यूनेट है या अगर इन्फेंट है, लेस देन ईयर एज ओल्ड चाइल्ड है, तो उसे कम से कम ऑलमोस्ट अराउंड 16 to 18 आवर्स की स्लीप की रिक्वायरमेंट होगी। बच्चे जब टॉलर एज ग्रुप में होते हैं, अराउंड 1 to 3 इयर्स के एज ग्रुप में होंगे, तो ऑलमोस्ट अराउंड उनको 14 to 16 आवर्स के स्लीप की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे जैसे थोड़े बड़े होंगे, मे बी 3 years to 5 years, प्री स्कूल ईयर्स वगैरह में होंगे, they'll be requiring around 14 hours of the sleep. उसके बियॉन्ड में ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 12 hours of the sleep. So as we advance from our infancy to our the preschool years and towards the school years, हमारी स्लीप के जो ड्यूरेशन है उसका अमाउंट कम होता जाता है, लेकिन डेफिनेटली जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है that remains intact. But we must have a good quality of sleep during all these years of our development. Right, sir. Right. सर एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल पूछूंगा, जिससे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ये स्लीप प्रॉब्लम क्या है और एक्चुअली इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट इज सर्कैडियन रिदम? ये एक वर्ड बड़ा कॉमन यूज होता है मेडिकली भी और सोशली भी, सर्कैडियन रिदम। थोड़ा आप इसे सर्कैडियन रिदम को एक्सप्लेन करेंगे तो शायद पेरेंट्स और अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे अपनी इन प्रॉब्लम्स को निगोशिएट करना है। हाँ, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट स्लीप एंड और स्लीप हाइजीन पार्ट। सर्केडियन रिदम एक लैटिन वर्ड है जो हमारे अराउंड और डे से मिलके बना हुआ है, कि हमारा डे के अराउंड में चीजें कैसी हो रही हैं। तो इस काइंड ऑफ लाइक बायोलॉजिकल क्लॉक जो इंटरनल है, हमारे ब्रेन के अंदर का बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे स्लीप एंड वेकफुलनेस को गवर्न करता है। तो ये एक इंटरनल प्रोसेस है जो ब्रेन के अंदर में है, हमारा हाइपोथैलेमस है, उसके ऊपर के पार्ट में ये एरिया है जहां से ये मास्टर पार्ट है जहां से हमारा रिदम जनरेट होता है, और ये बाहर की चीजों के साथ में अफेक्ट होता है। तो ऑल्दो ये इंटरनल प्रोसेस है जो हमारे 24 आवर साइकिल्स को रेगुलेट करता है, स्लीप एंड वेकफुलनेस को रेगुलेट करता है, लेकिन वो बाहर की चीजों के साथ में अफेक्ट होता है। बाहर की चीजें मतलब कि हमारी धूप, रोशनी और डार्कनेस के साथ में, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज के साथ में, हमारे खाने पीने के साथ में, मेटाबॉलिज्म के साथ में वो चीजें अफेक्ट होती हैं। फिर वो बाहर का ब्राइटनेस कैसा है, अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझना चाहें तो जो सिंपल सा एग्जांपल है कि जब हम किसी एक कंट्री से किसी और कंट्री में जाते हैं और वहां का जो डे और नाइट का जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है, तो हमारी स्लीप ऑफ एक साइकिल थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसे हम लोग जेट लैग के हिसाब से समझते हैं। तो वो भी एक तरह का सर्केडियन रिदम है जो बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से अफेक्ट हो गया। वो एक कॉन्सेप्ट है उसका। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है सर्केडियन रिदम का, ये कि इसकी शुरुआत, फंक्शनैलिटी की शुरुआत तो प्री बर्थ हो जाती है, फीटल लाइफ में ही हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं इन एज, वैसे वैसे ये सिस्टम जो है रोबस्ट होता है। दो प्रिंसिपल हार्मोन्स हैं जो कि हमारे सर्केडियन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक को अफेक्ट करते हैं, वो जानना जरूरी है, जो हमें आगे के लिए भी हेल्पफुल होगा। एक हमारा मेलाटोनिन है जो हमें स्लीप प्रोड्यूस करता है, और एक हमारा कॉर्टिसोल है जो हमें अवेक रखता है। तो अगर हम देखें छोटे बच्चों को तो उनका जो रिदम होता है ये वो फिक्स नहीं होता है, इसीलिए जो नियोनेट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं, लंबे समय तक सोए रहते हैं, उनका वो डे नाइट से अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो सिक्रीशन है मेलाटोनिन का वो अराउंड 3 months के बाद ही जनरेट होना शुरू होता है। और वैसे ही कॉर्टिसोल जो हमें अवेक रखता है वो अराउंड 8-9 months के बाद बनना शुरू होता है फिर वो। इसीलिए शुरुआत के फेजेस में अराउंड इन्फेंसी में यू फाइंड ऑलमोस्ट अराउंड 14 hours 16 hours की स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है, और वो बहुत ज्यादा बाहर से अफेक्ट नहीं हो पाता है फिर वो। इसके साथ जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं, हम चाइल्डहुड एज में आते हैं, तो हमारा ऑलमोस्ट जो रिदम है वो एक सेट हो जाता है। फिर जब हम बड़े होते हैं, टीनेजर्स में होते हैं, तो ये रिदम वापस डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब इन द सेंस ये हो जाता है कि हमारा जो सर्केडियन रिदम है वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। हमारी जो स्लीप का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होकर के, और स्लीप का जो फेज है वो ऑलमोस्ट 2-3 hours पीछे चला जाता है। तो दैट्स व्हाई यू फाइंड कि जो टीनेजर्स होते हैं, एडोलसेंट्स होते हैं, वो आसानी से उनको नींद नहीं आती है, वो लेट से सोते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो कंसर्न है वो उस वक्त में जो मेलाटोनिन का लेवल है वो भी बहुत लेट पीक करता है टीनेजर्स में, अराउंड मे बी अराउंड 10-11
वो क्लॉक के आसपास पीक करता है। जो उनका बाहर का इन्वायरमेंट होता है जिसमें कि बहुत ज्यादा उनकी आउटिंग होती है, सोशल लाइफ होता है, उससे भी वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सर्केडियन रिदम जो होता है टीनेजर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा डिले हो जाता है, और उससे उन लोग की जो स्लीप की लेटेंसी है, स्लीप का जो इनिशिएशन है वो डिले हो जाता है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं अपने एडल्टहुड की तरफ में, देन इट बिकम्स नॉर्मल अगेन। So meaning by that, circadian rhythm is something which is biological, internal. It has got maturation, but it has got some control from the environment also. So once you are matured enough to have a good circadian rhythm by the system, internal process, what you have to know is that you have to control your environment to have a good sleep awake cycle. और वो हम लोग देखेंगे अपनी स्लीप वाले टॉक में कि कितना हमारा बाहर का एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है हमारे स्लीप को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप के लिए। राइट डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बताया सर्केडियन रिदम के बारे में और सर्केडियन रिदम को कैसे मेंटेन करना है। दिस इज ए होम्योस्टैटिक प्रोसेस इन द बॉडी। जैसे कि आपको एक फिक्स टाइम पे भूख लगती है, एक फिक्स टाइम पे आपको फ्रेश होना होता है, तो ये एक बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक डेवलप हो जाती है जो ग्रेजुअली डेवलप होती है। जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बताया 3 महीने के बाद वो सेटल होने लगती है। तो जब शुरू में जब बच्चे 3 महीने से छोटे होते हैं तो रात में भी काफी फ्रिक्वेंटली जागते हैं और मदर उन्हें फीड कराती है, और कई बार ये मदर के लिए बहुत टायरिंग हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये रात में जगना और जग के उन्हें फीड कराना, ये कॉन्सेप्ट कब तक सेफ है और कब तक प्रैक्टिकल है, और कब इस कंसेप्ट को पेरेंट्स को चेंज करना आना चाहिए? मुझे लगता है डॉक्टर अनुज, इसमें दो एक पार्ट है। एक तो पार्ट है जो कि डेफिनेटली हम लोग जो बात कर रहे थे उनके मैचुरेशन के बारे में, इसके साथ में जो ब्रेन का हमारा मैचुरेशन है, जो हमारा स्लीप अवेक साइकिल का मैचुरेशन है, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा डेफिनेटली एज अ पीडियाट्रिशियन आप उस चीज को और बेहतर ढंग समझ पाएंगे कि ये चीजें जो होती हैं वो हमेशा फीड से लिंक नहीं होती हैं फिर वो तो उसके साथ में। तो जैसे जैसे हमारा बच्चा बड़ा होता है उसकी स्लीप अवेक साइकिल जो है वो कहीं ना कहीं रोबस्ट होते जाती है। वैसे वैसे आप देखते हैं उसका कि जो नाइट टाइम अवेकनिंग्स का पार्ट उसका कम होता जाता है फिर वो, ठीक है। जो शुरुआत के उसके फ्रैगमेंटेड स्लीप्स होते हैं दैट मे बी मैनिफेस्टिंग एज अ नाइट टाइम अवेकनिंग्स। सो इट मे नॉट बी ट्रू दैट जो हर बार वो रात में उठ रहा है वो फीड के लिए ही उठ रहा है। फिर वो हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी जो फ्रैगमेंटेड स्लीप है किसी भी वजह से वो उसको अफेक्ट कर रही है, वो उसको नाइट टाइम स्लीप के लिए नाइट टाइम स्लीप उसकी डिस्टर्ब कर रही है, और मदर्स उसको सिर्फ फीडिंग को समझ करके फीड करा रही हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो मैं पेरेंट्स को अक्सर बताता रहता हूँ कि जब बच्चा जागता है रात में, इट डज नॉट मीन कि वो भूखा है। उसकी जो नॉन रैम स्लीप है वो फ्रेगमेंटेड होती है और वो स्ट्रेंजर एंजाइटी हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप बच्चे को रात में सुला रहे हैं तो वही एनवायरनमेंट पूरी रात तक मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपने नाइट बल्ब जला रखा है उस समय, तो बच्चा जब फ्रेगमेंटेड स्लीप में उठता है तो उसे वो नाइट बल्ब चाहिए। अगर आपने रॉड जला रखा है तो रॉड चाहिए उसको। और अगर आप उस बच्चे को कंफर्ट करने के लिए फीड कराते हैं तो वो बच्चे के लिए एक तरह से इंसेंटिव हो जाता है, दैट इज नॉट रिलेटेड विद हंगर। और उस बच्चे को फिर वो एक ट्रेंड बन जाता है, एक हैबिट बन जाती है, और वो आपके लिए फिर आगे चल के कम्बरसम हो जाती है। जब क्योंकि आप भी दिन में नहीं सोएंगे, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि बच्चा रात में बार बार उठता है और हम सो भी नहीं पाते, अगले दिन काम करना होता है, मुझे तो सुबह उठ के तैयारी करनी होती है। तो आप एक अननेसेसरी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम का मेन एम यही है कि बच्चे भी आपके ठीक से सोएं और आप भी ठीक से सोएं। तो गोल हमारा यही है। तो पहली चीज जो सर ने बताई है कि बच्चे को अगर वो रात में उठ रहा है आफ्टर 6 मंथ स्पेशली, तो उस समय आप ये ना सोचें उसको फीड की जरूरत है। उसको एक अनजाना सा भय है, कोई सपना भी आया हो सकता है कि जिसको वो जिससे डर जाता है, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को अराउंड चाहता है कि उसके पेरेंट्स पास हैं और वही एटमॉस्फियर है जिसमें वो सोया था। जनरली होता कि आजकल सब बेडरूम में टीवी लगा हुआ है और बच्चे दूध पीते पीते सो जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि वो एक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है जब वो रात में उठता है, तो टीवी बंद है, लाइटें बंद है, तो वो डिफरेंट, वो डर जाता है कि मैं कहाँ गया हूँ। जी सर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।
बच्चों को आप उतना कंफर्ट ना करें, और जैसा आप बच्चे को आदत डालेंगे, देखिए कुछ बच्चे अपनी मदर को मम्मी बोलते हैं, कुछ अम्मी बोलते हैं, कुछ मॉम बोलते हैं, तो जैसे आप सिखाओगे वैसे ही उसकी हैबिट बन जाएगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं आपका बच्चा रात में भूखा हो गया, तो जितनी अच्छी स्लीप होगी उतनी कम भूख लगती है, क्योंकि स्लीप के बाद, जब प्रॉपर स्लीप के बाद एक लेप्टिन हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर, वो सिक्रीट हो जाता है एंड वी आर मोर सेटिस्फाइड विद द एपेटाइट। अगर आप देखिए, आप 10-12 घंटे की नींद लेते हो तो सुबह उठ के भूख नहीं लगती है आपको। आप कम नींद लेंगे तो भूख ज्यादा लगेगी। तो ये भूख की वजह से बच्चे नहीं जगते हैं। मेन इंटेंशन ये है आप लोगों को समझाने की, और आप उसे सिर्फ शक्ल दिखा के कंफर्ट करने की कोशिश करें। और अगर उसके बाद भी बच्चा रोता है तो 1-2 मिनट रोने दें। ये इनिशियली बड़ा पेनफुल होगा आपके लिए इसे समझना, और 2-3 दिन लग सकते हैं इस पैटर्न को बनने में, या 5 दिन भी पैटर्न बनने में लग सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपका गोल अचीव हो जाएगा। यू विल बी ऑल्सो कंफर्टेबल इन स्लीपिंग एंड योर चाइल्ड विल बी ऑल्सो कंफर्टेबल इन स्लीपिंग। वो अगर उसके बाद उठेंगे भी तो उन्हें समझ जाएंगे कि हमें कैसे अपने आप को सुलाना है दोबारा। सर, हाउ टू आइडेंटिफाई स्लीप डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन फॉर पेरेंट्स, मतलब हाउ दे कैन आइडेंटिफाई दे आर हैविंग अ स्लीप डिसऑर्डर? ये डॉक्टर बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है इनफैक्ट, क्योंकि और बहुत ही आई मीन रेलेवेंट है फ्रॉम द पीडियाट्रिक एज ग्रुप, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चे सही से बता नहीं पाते हैं। और बच्चों में हम लोग देखते ही एज ए बीइंग आई मीन पीडियाट्रिशियन कि हम बहुत चीजों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है या फिर इनडायरेक्टली उसको डिराइव करना पड़ता है। तो एक तो चीज है कि जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं वो दो तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। या तो कॉमनली ऐसा हो सकता है कि जिसकी रात की स्लीप सही नहीं हो रही है वो डे टाइम स्लीपी रहेगा, तो वो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कि उसकी रात की जो स्लीप है वो सही से नहीं हो रही है, उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप सही नहीं है। अगर वो डे टाइम स्लीपी है, स्पेशली कोई बच्चा जो एक 10 इयर्स 12 इयर्स के बाद में डे टाइम नैप की उसकी रिक्वायरमेंट रेगुलरली हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो दैट मे इंडिकेट कि वो उसको क्वालिटी ऑफ जो नाइट स्लीप है वो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर्ड है। सेकेंड जो मोर इम्पॉर्टेंट है और मोर सटल है वो ये है कि बच्चों में स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत अलग तरीके से बिहेवियर के फॉर्म में, बिहेवियरल चेंजेस के फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है। हम देखते हैं कि थोड़ा सा उसका इरिटेशन है, अटेंशन डेफिसिट है, एंगर है, इसके साथ में कहीं ना कहीं उसकी कंसंट्रेशन के इश्यूज हैं, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस पीछे चला जा रहा है, फिर वो ये सारी चीजें, या मूड डिसऑर्डर्स है, लो मूड है, इसके साथ में लेथार्जिनेस है, जनरलाइज्ड नॉट विलिंग टू वर्क का पार्ट है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके स्लीप के साथ में लिंक्ड हो सकती हैं फिर वो। तो इनफेरेंस ये है कि अगर बच्चा दिन में सो रहा है, एक्स्ट्रा सो रहा है, दैट कुड बी अ पॉसिबल थिंग जो कि स्लीप डिसऑर्डर का पार्ट हो। इसके साथ साथ में अगर एकेडमिक इश्यूज भी आ रहे हैं और उसके मूड बिहेवियर के इश्यूज भी आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी हमें स्लीप डिसऑर्डर को जरूर इवैल्यूएट कराना चाहिए। आप भी डॉक्टर देखते होंगे, आपके पास पेशेंट आते होंगे। हाँ जी सर, आपने एक वर्ड बोला, अटेंशन डेफिसिट। अटेंशन डेफिसिट, एडीएसडी, ये सब हम तो समझते हैं डॉक्टर। जो पेरेंट्स जिनके बच्चे बहुत नॉटी हैं और वो कई बार इस डिलीमा में रहते हैं कि कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उनकी अदरवाइज थेरेपी शुरू करा देते हैं। तो ये एडीएसडी क्या है और इस स्लिप से कैसे लिंक्ड है? देखिए, दो चीजें हैं, मतलब कि कभी भी हम लोग इन चीजों को एक पर्टिकुलर कॉज के साथ में एसोसिएट नहीं करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, मतलब एडीएचडी का मतलब हुआ कि जैसे कि नेम इटसेल्फ सेज कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, मतलब कि बच्चा थोड़ा सा रेस्टलेस भी है, हाइपर एक्टिव भी है और उसका अटेंशन कंसंट्रेशन भी कम है। लेकिन वो जरूरी है उसको समझने के लिए कि वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हो, मतलब कि वो सिर्फ एक जगह पे ना हो, उसके वो उस ये जब कंसर्न्स है घर में भी हैं, वो स्कूल के पास में भी आ रहे हैं, कहीं वो ट्यूशन के लिए जा रहा है वहां से भी आ रहा है, वहां से भी अगर कंसर्न्स आ रहे हैं तो फिर आप उसको इवैल्यूएट करा करके डेफिनेटली एडीएचडी के बारे में आप उसको जानते हैं। लेकिन जिन बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, तो उसका वन ऑफ द कॉजेज हो सकता है कि उसका स्लीप का पैटर्न जो रात का हो सही ना हो करके फिर वो। तो जब बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स देखते हैं तो डेफिनेटली हम इंक्वायर करते हैं कि उसकी रात की स्लीप की क्वालिटी कैसी है, वो स्लीप उसका प्रॉपर सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका स्लीप का जो इनिशिएशन है, स्लीप की उसकी ड्यूरेशन है और मॉर्निंग का अराउजल है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अगर वहां पे कहीं हमें कारण लगता है तो डेफिनेटली वी हैव टू आंसर दैट एंड दैट मे हेल्प इन हिज
symptoms of maybe attention, concentration, and those ones. That may not be only symptom. That may not be the only cause. What I mean to say, but that if that cause is there, we have to address it because that is something which is correctable. Right. तो सर ने बताया अगर स्लीप अगर खराब है बच्चे की तो हो सकता है आपका बच्चा दिन में बहुत इनअटेंटिव हो और एक जगह टिक नहीं रहा हो, आपकी बात ना सुन रहा हो, तो ये भी एक हो सकता है कि उसकी रात की स्लीप प्रॉब्लम का आफ्टर इफेक्ट हो। ये वो आप अपने डॉक्टर को जाके बताइए, वही उस बच्चे को इवेल्युएट करेंगे। डॉक्टर साहब अब मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चे पेरेंट्स से अलग सोते हैं, बट हमारे कंट्री में मोस्टली वी प्रेफर को स्लीपिंग। तो इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं? बच्चों को मतलब पेरेंट्स के साथ सोना चाहिए या पेरेंट्स से अलग होना चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है और व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दिस को स्लीपिंग एंड स्लीपिंग सेपरेटली? बड़ी डॉक्टर अरुण बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरे ख्याल से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है, जहाँ पे एक तरफ हमारा साइंस है और एक तरफ हमारी सदियों का कल्चर है जो उसके साथ में फिर वो ठीक है। तो डेफिनेटली अगर हम पहले बात करें साइंस की, अगर हम बात करें डिफरेंट रिकमेंडेशंस की जो ऑल ओवर द वर्ल्ड से है, तो वो डेफिनेटली को स्लीपिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, को स्लीपिंग ना करना चाहते हैं फिर वो, या को स्लीपिंग को डेफिनेटली मना करते हैं, नॉट रिकमेंडेड स्पेशली बेसिकली इन चिल्ड्रन हु आर लेस देन 6 months or 1 year of the age. Or it's always good to from the science, it's always good to have a separate kind of like bed for the infants, for the small kids also in a way. पहले हम उसका को स्लीपिंग का जो बेसिक जहां से उनका डर शुरू होता है क्लो स्लीपिंग की वजह से, या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, अगर हम उसके बारे में बात करना समझें, तो एक कंडीशन होती है जहां पे हम देखते हैं जो पाया गया है कि को स्लीपिंग के साथ में बच्चों में सफोकेशन का, एस्फिक्सिया का जो नंबर से वो ज्यादा पाया गया है, मे बी इन डिफरेंट लिटरेचर, व्हाट वी कॉल देम और अंडरस्टैंड देम एज एन SIDS, sudden infant death syndrome, maybe because of the space or because of the small kids sleeping with their parents, and sometimes they get asphyxiated or they get suffocated with the parents. That is the first thing, and that is the most dangerous thing which has been told about the co-sleeping, and that's why that is something which is not practiced, especially in the Western countries. डेफिनेटली सेकेंड थिंग, जैसा जो आपने पहले ही बताया करके फिर वो, कि अगर हम बच्चों को शुरू से ही एक अच्छी स्लीप अवेक साइकिल की हैबिट डालेंगे तो उनका एक सर्केडियन रिदम बन जाता है। मतलब कि जब को स्लीपिंग करते हैं तो उससे हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं उनका स्लीप भी डिस्टर्ब हो, जो चाइल्ड है उसकी स्लीप भी पूरी तरह से कंप्लीट ना हो रही हो, उसका भी स्लीप डिस्टर्ब हो रहा हो। ये भी पॉसिबल है कि जो हमारा डिफरेंट जो आवर्स ऑफ स्लीप डिफरेंट एज ग्रुप में अलग अलग होता हो, फिर वो जो हमने जस्ट बात करी हम लोगों ने कि बच्चों का लेवल जो मेलाटोनिन का होता है वो डिफरेंट होता है, एडल्ट्स का डिफरेंट होता है। तो हम को स्लीपिंग की जब बात करते हैं सबको एक साथ एक जगह पे सोना होता है फिर वो, लेकिन हम सबका अलग अलग टाइम हो सकता है स्लीपिंग का, जो कि सबके स्लीप को अफेक्ट कर सकता है फिर वो। तो को स्लीपिंग का जो डेंजरस पार्ट है वो उनका एक सफोकेशन, SIDS का पार्ट है, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट उसका ये है कि कहीं ना कहीं हमारी स्लीप क्वालिटी और स्लीप क्वांटिटी दोनों उससे अफेक्ट हो सकती है, बिकॉज ऑफ आवर डिफरेंट मैच्योरेशन प्रोसेस ऑफ एन एडल्ट एंड ऑफ एन चाइल्ड। बेसिकली दैट इज द बेसिक प्रोसेस, वो दैट इज डिसएडवांटेज। लेकिन अगर हम कल्चर्स की बात करें तो सदियों से को स्लीपिंग का पार्ट चला आ रहा है, लोग उसको आज भी हमारे कंट्रीज में ये सबसे प्रेवलेंट ऑप्शन है जो लोग करते हैं फिर इसके साथ में फिर वो। और उसके जो एडवांटेजेस डेफिनेटली एज ए मदर हम फील करें तो उनकी इंटीमेसी होती है मदर्स की, जो राइट एक इंस्टिंक्टिव होता है जो को स्लीपिंग के साथ में डेवलप होता है, उनकी ब्रेस्ट फीडिंग का पार्ट होता है जो को स्लीपिंग के साथ में होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि बेबी अगर उनके पास में होता है तो उनकी रात की नींद ज्यादा सिक्योर होती है फ्रॉम द बिकॉज दे आर सीइंग द चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ देम। तो ये एक उसका एक बॉन्डिंग, एक उसकी इंटीमेसी और एक उसका जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो उस चीज को फेवर करता है। अच्छा सर, कुछ पेरेंट्स इस कंप्लेंट के साथ भी आते हैं कि उनके बच्चे ना रात को सोते नहीं है टाइम से और दिन भर एक्टिव रहते हैं, सही रहते हैं, बट जैसे पेरेंट्स को तो सोना होता है, पेरेंट्स सोना चाहते हैं बट बच्चे नहीं सोते हैं, या सोते हैं तो बहुत थोड़ी देर के लिए सोते हैं, लाइक 7-8 आवर्स की स्लीप की जगह 2-3 घंटे की स्लीप लेके फिर फ्रेश हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या कोई दवाई यूज करनी चाहिए?
क्या करना चाहिए इन बच्चों को पूरा रेस्ट कराने के लिए और खुद भी रेस्ट करने के लिए? ये डिपेंड करता है डॉक्टर अनुज, जैसे कि ये किस एज ग्रुप के हैं। जैसे हम लोगों ने बात अभी करी कि जो हमारे एडोलसेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो सर्केडियन रिदम है वो डिले हो जाता है, और जिसकी वजह से उनकी रात की नींद भी लेट होती है और वो मॉर्निंग तक लेट आवर्स तक वो सोए रहते हैं फिर वो। तो लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में बात करें इसका, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी नींद रात की कम हो रही है, नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, तो वो एक स्लीप डेफिसिट की तरह मैनिफेस्ट करेगा। हो सकता है कि पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चा दिन में एनर्जेटिक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में या कुछ हफ्तों के बाद में जो उसके इन्फ्लुएंसेज हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं, वो उसकी एकेडमिक्स में, उसके बिहेवियर में, उसके मूड में वो इम्प्लीमेंट होंगे लेके फिर वो। तो जरूरी है कि हमें उसकी एक अच्छी स्लीप अवेक साइकिल वो बनाएं। ये देखें कि उसका जो स्लीप का फेज है वो कहीं ना कहीं एक रूटीन के साथ में डेवलप होकर के फिर वो, कि वो सही टाइम पे सोने के लिए जाए। सोने के पहले जो हम लोग स्लीप हाइजीन के बारे में बात करते हैं, वो उसका स्लीप हाइजीन उसका कंप्लीट हो करके फिर वो सोने के पहले वो किसी भी टीवी पे, कंप्यूटर पे या मोबाइल फोन्स पे ना हो, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं लाइट्स निकलती है, और लाइट का हमारा रिलेशनशिप होता है मेलेटोनिन को कम करता है, जिससे कि हमारा नींद का जो फेज होता है वो डिले हो जाता है। फिर वो सोने के पहले उसका अगर कोई अच्छी हैबिट है तो थोड़ा सा आप स्टोरी सुना सकते हैं, छोटा बच्चा अगर है, जिससे उसकी स्लीप जो है सूद हो जाए फिर वो, और फिर वो नाइट टाइम पूरी स्लीप ले। अर्ली मॉर्निंग में उसको आप ब्राइट लाइट भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसे कि वो अपने विंडो ओपन कर दिया, कर्टन ओपन कर दिया, जिससे उसकी नींद मॉर्निंग की जो है वो लाइट के साथ में ओपन हो जाए फिर वो। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्लीप हम लोग हैबिट डालेंगे तो वो कुछ हफ्तों के बाद में, कुछ दिनों के बाद में उसकी जो स्लीप साइकिल है वो रेगुलेट हो जाएगी, और हो सकता है कि फिर वो उससे उसका भी और पेरेंट्स दोनों का भी पार्ट जो है वो कम डिस्टर्ब हो। बट आप इस इसमें और डॉक्टर अनुज ऐड करना चाहते हैं या कुछ? सॉरी। हाँ, इसको ना मैं पेरेंट्स को समझाता हूँ कि वो आर्ली हिसाब से ना देखें, जब छोटे छोटे टारगेट लेके चलें। इट इज नॉट दैट आज आपने हमसे बात करी और आज ही वो बच्चा सोने लगेगा। बट बच्चे जो शुरू में रेजिस्टेंस शो करते हैं वो 4 से 5 दिन 6 दिन अगर आपका कंसिस्टेंट बिहेवियर है तो वो चेंज हो जाते हैं। बट आप एकदम गिव अप कर देते हो, बच्चा बार बार बेड से उठ के भाग रहा है, आप उसके टॉयज हटा दो और सोने के रूम को सोने के रूम की तरह यूज करो। इन केस अगर बच्चा सो भी नहीं रहा है, टेंट्रम शो कर रहा है, तो आप बहुत रिएक्ट मत करो उस पर। आप क्योंकि हमारे यहाँ को स्लीपिंग ही कॉमन है, तो आप अगर उसके साथ वहीं बेड पे लेटे हैं और वो सोना नहीं चाह रहा है तो आप लाइट बंद कर दो। बट अगर आप लाइट खोलोगे, आप उसे सोचोगे कि समझा के ऐसे सुला लोगे, तो शायद ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको वो सोता हुआ देख के कुछ देर बाद वो खुद काम डाउन हो जाएगा। आप उसे शक्ल दिखा सकते हो अपनी, और उसको पता है कि आप हो पास में। थोड़ी देर वो रिएक्ट करेगा, बट वो रिएक्शन कुछ देर बाद काम डाउन हो जाएगी, और ऐसा आपको 4 5 6 दिन मेंटेन रखना पड़ेगा, एंड यू विल सी योर चाइल्ड हैज चेंज। डॉक्टर प्रवीण, आर यू डू यू एग्री विद दिस? कुछ बच्चे जो रात, हमें एक हैबिट है, एक बार आप लोगों ने उसको एक, हाँ प्लीज, हाँ। अब हम पैरासोमेनियास के बारे में बात करते हैं। जैसे कुछ बच्चे रात में सोते सोते चलने लगते हैं, खासकर 6 साल से 8 साल वाले, 9 साल वाले। रात को सही सोए और फिर चलना शुरू कर दिया, कई बार दरवाजा खोल के बाहर चले गए। व्हाट इज दिस एंड हाउ इट शुड बी ट्रीटेड? ये बड़ा ही कॉमन है। इनफैक्ट अगर हम बात करें एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, तो मेरे पास इस तरह की चीजें ज्यादा आती हैं, जिसमें कि रात में हमारे कुछ अनप्लीजेंट सेंसेशंस होते हैं या कुछ अनप्लीजेंट इवेंट्स होते हैं जो पेरेंट्स विटनेस करते हैं। दे आर डेफिनेटली फ्राइटनिंग एंड दे आर डिफरेंट फॉर द पेरेंट्स आल्सो। तो दो चीजें हैं। अगर हम पैरासोमनियाज की बात करें तो दीज आर समथिंग लाइक विच आर एन अनप्लीजेंट इवेंट्स विच आर हैपनिंग और इंट्रूडिंग इन द स्लीप ऑफ ए नॉर्मल चाइल्ड। एट टाइम्स ऐसा लगता है कि वो एक नॉर्मल डे टाइम वाली एक्टिविटीज है, जैसे आपने बात करी स्लीप वॉकिंग की, लेकिन दैट इज पर्पसलेस। वो उसमें पर्पस नहीं है फिर वो, तो ठीक है। और उसका मोटिव और उसका जो लॉजिक है वो भी डिफरेंट है। हम लोग इसको अलग अलग फॉर्म में देखते हैं। एक स्लीप वॉकिंग का फॉर्म हो गया, एक स्लीप टॉकिंग जो बहुत ही कॉमन है, बच्चे दिन भर की बातों को रात में दोहराते रहते हैं।
कंफ्यूजनल अराउजल्स है, रात को उठ जाना और कंफ्यूज रहना। नाइट टेरर्स हैं, जिसमें बच्चे उठ जाते हैं रात में, शाउट करते हैं, क्राई करते हैं, आईज उनकी क्लोज रहती हैं, फ्राइटेंड रहते हैं वो, और वापस सो जाते हैं और फिर उन चीजों को वो याद नहीं रखते हैं। ये नॉर्मली सारी चीजें जो होती हैं वो स्लीप के फर्स्ट हाफ में होती हैं। जो हम नाइट वॉकिंग या स्लीप टेरर्स की बात कर रहे हैं या कंफ्यूजनल अराउजल्स की बात कर रहे हैं। एक नाइट मेयर्स होता है जो हमारे सेकेंड फेज ऑफ स्लीप में होता है, जिसमें कि हमें बैड ड्रीम्स आते हैं, अनप्लीजेंट ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, उसके साथ हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, वी गेट स्वेटिंग अ लॉट, वी मे हैव काइंड ऑफ लाइक फ्राइटेंड लुक आल्सो विद द पार्ट, हमारे हार्ट रेट बढ़ जाता है और वो चीजें हमें याद रहती हैं। तो नाइट मेयर जो सेकंड हाफ में होता है वो हमें याद रहती हैं, जो नाइट टेरर्स का पार्ट है जो फर्स्ट हाफ में होता है वो हमें याद नहीं रहती है। मोस्टली ये सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं एक अच्छे स्लीप हाइजीन के साथ में भी लिंक्ड होती हैं, और ये हमारा एक डेवलपमेंटल पैटर्न भी है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हमारी स्लीप साइकिल्स ठीक होती हैं, स्लीप फिलिंग साइकिल ठीक होती हैं, तो इसके होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए देखेंगे कि जब हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, जब किसी बच्चों को पैथोलॉजिकल कॉज होता है और उनकी स्लीप रात की डिस्टर्ब होती है, तो उसमें इस तरह के एपिसोड्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैक्सिमम जो इस तरह की पैरासोमनिया जो होते हैं बाय एडोलेसेंस दे डिसअपियर, वो ठीक हो जाते हैं। तो हमें इसमें रीएश्योरेंस की जरूरत पड़ती है पेरेंट्स को कि हाँ ये चीजें खत्म हो जाएंगी। हाँ, कहीं ना कहीं इसमें सेफ्टी का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि बच्चे जब अगर स्लीप वॉकिंग करेंगे तो हो सकता है वो गिर जाए या घर से बाहर निकल जाए। तो मस्ट मेक श्योर कि उनका जो हमारा डोर है, जो विंडोज है, वो क्लोज हो रात में, जो फ्लोर हो वो वेट ना हो, या ऐसी फ्लोरिंग ना हो जहां बच्चे फिसल सके इन चीजों को, या ऐसी कोई चीज ना हो, नाइफ वगैरह हो घर में जो कि वो यूज कर सकें और उसको अपने आप को या किसी और को हार्म कर सकें। तो रीएश्योर रखना है कि चीजें समय के साथ में खत्म हो जाती है, लेकिन हाँ सेफ्टी का ध्यान रखना है जिसका कि पार्ट हम लोग उसको फॉलो कर सकें। और लास्ट है कि कब चीजें बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट होती हैं, बहुत ही रेगुलर वे में होती हैं, डिस्टर्ब करती हैं स्लीप बोथ पेरेंट्स और चाइल्ड को, तो कभी कभी हम लोग इसमें बेंजोडाइजेपिन्स का पार्ट यूज करते हैं, जो कि कुछ महीनों के यूज करने के साथ में उनके सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, हो सकता है हम उसके बारे में बाद बात करें, कि कभी कभी जो स्लीप पैरासोमनिया स्लीप इवेंट्स हैं और वो जो स्लीप सीजर्स होते हैं वो एक जैसे लग सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि आप इस तरह की चीजों के साथ में अपने बच्चों को डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि डॉक्टर उस चीज को देख करके अगर उन्हें लगेगा कि नहीं ये स्लीप डिसऑर्डर्स का पार्ट नहीं है, स्लीप सीजर्स का पार्ट हो सकता है, तो आगे उसको वो इवेलुएट कर लेंगे। राइट सर, ये स्लीप सीजर्स ही आपने कुछ बताया, कई बार पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसे रात में दौरा पड़ गया। एक एपिलेप्सी भी होती है, बिनाइन एपिलेप्सी ऑफ चाइल्डहुड। तो इसे कैसे अप्रोच करना चाहिए? एक तो नाइट टेरर हो गया जिसमें लगता है कि बच्चे को जैसे दौरा पड़ गया हो या बच्चा डर गया, आंखें खुल गया, पैल्पिटेशन हो गई, उसे पसीने आने लगे। तो तब भी पेरेंट्स को कई बार दौरे का शक होता है क्योंकि बच्चे की आई मूव नहीं करती हैं, वो एक ही जगह देखे जा रहा है एक टक। तब ऐसे में आप कैसे उसको एडवाइस करते हैं? क्या ईईजी करना जरूरी होता है ऐसे डिसऑर्डर्स में? और ईईजी आप पहले बताइए, ईईजी करना जरूरी होता है ऐसे में या कब ईईजी करें? देखिए ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, और हमें इसके लिए बेस्ट आंसर जो मिलता है वो पेरेंट्स से मिलता है। पेरेंट्स से मतलब है कि उनकी हमें हिस्ट्री से मिलती है। जब भी हिस्ट्री हमारे पास है बहुत ही स्टीरियोटिपिकल होती है कि हाँ बच्चा रात में, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट हाफ में उठता है, एग्जैक्टली इस तरीके से करता है जैसे आपने डिस्कस करा कि उसकी आंखें बंद होती हैं या फिर शाउट करता है, विद इन अ मिनट वापस वो फिर सो जाता है, मॉर्निंग में चीजें याद नहीं होती हैं, और बहुत फ्रिक्वेंट नहीं होता है, मे बी हफ्ते में, 2 हफ्ते में या महीने में 1-2 बार होता है इस तरह का एपिसोड। तो ज्यादा फेवर करता है कोई पैरासोमनियाज का पार्ट हो। जब भी ऐसे एपिसोड्स होते हैं जो ज्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं, या ऐसे एपिसोड्स जिसमें कि बच्चों में कोई पोस्चरिंग होती है, पोस्चरिंग मतलब उनके हाथ या पैर उनके टेढ़े हो जाए, हाथ का पैर टेढ़ा हो जाए, पैर का पैर टेढ़ा हो जाए, पोस्चर का फॉर्म में हो, या कोई टंग बाइट हो जाए जो कि साइड में हो, नॉट एट द टिप, टिप कभी भी हो सकती है, साइड का टंग बाइट का पाइट हो, तो वो हम ज्यादा सस्पेक्ट करते हैं कि वो सीजर का पार्ट ना हो। इसके साथ जो चीजें हमें और आगे इसमें हेल्पफुल होती है वो होती है कि अगर पेरेंट्स उस वक्त में लाइट ऑन करके एक स्मॉल सा वीडियो क्लिप बना करके लेकर आ जाए, तो वो भी हमें आगे हेल्प होता है कि वो पार्ट जो है वो सीजर का है या नहीं है।
जो सेकेंड पार्ट था आपका बेनाइन रोलैंडिक एपिलेप्सी का पार्ट, वही बच्चों में काफी कॉमन है, खासकर इसी एज ग्रुप में 8 9 10 साल के बच्चों में होता है। उसमें लेकिन टिपिकल हिस्ट्री होती है कि बच्चे सेकेंड हाफ में, मे बी अराउंड अर्ली इन द मॉर्निंग 4 5 6 बजे के आसपास में पेरेंट्स की नींद खुलती है कि बच्चे के मुंह से कोई साउंड आ रहा है, गटरल साउंड, थ्रोटी साउंड आ रहा है, और फिर जब मुड़ के देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चे की आंखें खुली हुई हैं, माउथ उनका कहीं ना कहीं ट्विच कर रहा है, फ्रॉदिंग हो रही है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, और फिर उनके हाथ पैर में जर्क्स हो रहा है। तो गटरल साउंड चूंकि वो थ्रोट के साथ निकलता है, फेस के मूवमेंट्स होते हैं, और फिर लिम्स का मूवमेंट होता है जो कैरेक्टरिस्टिक होता है बेनाइन रोलैंडिक एपिलेप्सी का, और फिर उसमें हम लोग जब ईईजी करते हैं तो वो चीजें हेल्पफुल होती हैं। सेकेंड पार्ट जो था ईईजी करने का, डेफिनेटली हम लोग ईईजी हर बच्चों में नहीं करते हैं, जिसमें हमें डाउट होता है कि ये एपिसोड पैरासोमनियाज नहीं सीजर का होता है, उसमें ही करते हैं। उसमें 2 तरीके की ईजी कर सकते हैं। अगर एपिसोड बहुत फ्रीक्वेंट हो, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हो, तो फिर हम लोग ओवरनाइट ईजी कर लेते हैं, रात को एडमिट करके रात भर हॉस्पिटल में रख करके उनको इलेक्ट्रोड्स लगा करके और ईजी कर लेते हैं कि बच्चा जो रात में उठ रहा है और वो इवेंट्स हो रहे हैं उस दौरान में कैसा ग्राफ बन रहा है। कभी कभी जो हमारे फ्रंटल लोब इपिलेप्सी होती है, विच आर वेरी कॉमनली can be missed as a sleep disorder, parasomnia, जो उसमें बच्चे नॉक्टर्नल सीजर्स होते हैं और बच्चों में काफी हाथ पैर के मूवमेंट होते हैं, लाइक लिम्ब थ्रोइंग मूवमेंट होते हैं, जो फ्रंटल लोब सीजर्स होते हैं। तो अगर वो सीजर का पार्ट होता है तो हमें जो नॉक्टर्नल हम ईजी कर रहे हैं 24 आवर्स की या 12 आवर्स की ओवरनाइट ईजी कर रहे हैं, उसमें हम पिकअप कर लेते हैं कि हाँ इवेंट के दौरान में ईजी में किस तरह का ग्राफ आ रहा है और कैसा पार्ट आ रहा है। जो हम बेनाइन रोलैंडिक एपिलेप्सी की बात कर रहे हैं उसमें हम लोग बिकॉज वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है तो उसमें हम लोग डे टाइम ईजी करते हैं, और उसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक रोलैंडिक स्पाइक, मतलब सेंट्रल टेम्पोरल एरियाज ऑफ द ब्रेन में हमें स्पाइक्स दिखते हैं, और वो हमें फेवर करते हैं कि इस तरह का जो सीजर है वो पॉसिबली रोलैंडिक एपिलेप्सी है इन ए चाइल्ड हु इज अदरवाइज हेल्दी विथ नॉर्मल एमआरआई एंड नो अदर सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। सर एक बात हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। राइट, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जो जैसे हमारा स्टेथोस्कोप है वो छोटों का बच्चों का अलग है और एडल्ट स्टेथोस्कोप अलग है, तो क्या बच्चों के लिए ईजी की मशीन अलग होती है या सेम ईजी की मशीन से ही ईजी होता है, या कुछ डिफरेंस है बड़ों की ईजी में और बच्चों की ईजी में? बहुत ही रिलेवेंट है, क्योंकि हम लोग ऐसा समझते हैं कि चिल्ड्रन आर नॉट लाइक स्मॉल एडल्ट्स, सो जो पार्ट है एवरीथिंग इज डेवलपिंग। सो मशीन तो डेफिनेटली एक ही है, मशीन हम दोनों करते हैं, लेकिन हाँ मशीन को यूज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन द हेड साइड। जो बहुत ही न्यूनेट्स होते हैं तो उनमें हम सारे इलेक्ट्रोड्स नहीं लगा पाते हैं जो एडल्ट्स में लगाते हैं, एक वो कॉन्सेप्ट हो गया खासकर नियोनेट्स में। उसके बाद हम सारे नियो इलेक्ट्रोड्स लगा पाते हैं। लेकिन बच्चों में क्या होता है कि बहुत सारी जो चीजें होती हैं ब्रेन ईजी में वो मैचुरेशनल होती हैं, वो उनके मैचुरेशन का पार्ट हो सकता है। तो जो चीजें बच्चों में नहीं है वो हो सकता है कि वो उनके एज की वजह से ना हो, जैसे हम स्लीप स्पिंडल्स का पार्ट कहते हैं या स्लीप फीचर्स का पार्ट कहते हैं, या राइट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारा दोनों सिंक्रोनाइज्ड है कि नहीं है, वो शुरुआत के 1 साल में नहीं होता है। तो अगर किसी अडल्ट ढंग से ईजी में ग्राफ में दिख रहा है तो वो एबनॉर्मल है, लेकिन कोई बोले 6 महीने का बच्चा है 7 महीने का बच्चा है तो डिफरेंट है, तो मे नॉट बी एबनॉर्मल बिकॉज वो उसका डेवलपमेंट का फेज है। इस तरह से कुछ वेव्स ऐसे होते हैं छोटे बच्चों में जो काफी, बिकॉज उनका स्कल का जो थिकनेस होता है कम होता है, तो बच्चों का जो वेव्स होता है वो काफी प्रोमिनेंट दिखता है, और वो हो सकता है कि मिस्टेकन हो जाए कि वो स्पाइक्स की तरह है या एबनॉर्मल डिस्चार्जेस है या उसका एम्पलीट्यूड हाई है, लेकिन वो उनके लिए नेचुरल है करके। इसलिए जरूरी होता है कि छोटे बच्चों की ईजी को हम लोग बहुत ही ढंग से और एक पीडियाट्रिक्स प्रोटोकॉल के साथ में उसको हम लोग रीड करें, अंडरस्टैंड करें। एक आपने बहुत अच्छी बात बताई, कई बार इस तरह से होता है कि जो पीरियडिक सेटअप नहीं होता वहां पे ईजी ना करा कि कहीं और से ईजी होके आता है, तो वो रीड करने में बहुत डिफिकल्टी आती है क्योंकि उसके जो मोन्टाज हैं, जो उसकी इलेक्ट्रोड की प्लेसिंग है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो बच्चों का ईजी और बड़ों का ईजी होता तो एक ही मशीन से, बट बच्चों वाले सेटअप में वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से करा जाता है और डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करा जाता है। तो जो आप एक कॉमन ईजी लेके आ रहे हैं वो हो सकता है आपके डॉक्टर को रेलिवेंट ना लगे। तो ये कि इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे
एबनॉर्मल ईजी के हिसाब से दौरों की दवाई खाते रहते हैं, बुखार के दौरों में भी दवाई खाते रहते हैं जो रेलिवेंट नहीं है। सर एक और मैं सवाल पूछूंगा आपसे, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अभी हमने एड्रेस नहीं करी, मेडिकल कॉजेज ऑफ द स्लीप प्रॉब्लम। जैसे एक एडिनॉइड्स टॉन्सिल की वजह से बच्चों को रात में नींद खुल जाती है या उन्हें सांस प्रॉपर नहीं आता, तो उसकी वजह से भी उनमें स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है। एस्थमा इज ऑल्सो वेरी कॉमन, जिसमें एस्थमा के अंदर जनरली राइट टाइम नाइट में ही वीजिंग या सफोकेशन होती है, तब भी आपके बच्चे की आंख खुल सकती है। या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, तेजाब वगैरह बनने की वजह से भी बच्चों की आंख खुल सकती है, उनके पेट में दर्द हो सकता है या उनको वॉमिटिंग आ सकती है। तो डॉक्टर प्रवीण, लास्ट में आप मुझे बताइए व्हाट आर द टेक होम मैसेज फॉर द पेरेंट्स और हाउ दे कैन मेंटेन द प्रॉपर स्लीप हाइजीन फॉर देयर चिल्ड्रन। और बहुत सी बार दो दो चीजें और हैं कि बच्चे ना छुट्टियों में जनरली पेरेंट्स उन्हें सोने देते हैं कि भाई अभी छुट्टी हुई है, स्कूल जाने का टाइम नहीं है, तो आज 10, 11, 12 बजे जब उठेंगे तो ठीक है। क्या ये उचित है, या रोजाना हमें एक ही साइकिल मेंटेन रखनी है? जैसे 7 बजे उठता है बच्चा या 6 बजे उठता है, तो हमें उसको हर सीजन में उसी सीजन के हिसाब से उसको रेगुलर 7 दिन एक ही साइकिल मेंटेन करनी। देखिए, स्लीप हम सब समझते हैं एज एन एडल्ट्स कि दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इन द सेंस कि ये हमारे बोथ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल कंपोनेंट है। फिजिकल मीन्स कि हमारा ग्रोथ भी स्लीप के साथ में जुड़ा होता है, और मेंटल मीन्स कि हमारा बिहेवियर, हमारा मूड, हमारी मेमोरी, हमारी कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ स्लीप के साथ में जुड़ी होती है। फिर जब स्लीप डिस्टर्ब होता है तो हमारा फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कहीं ना कहीं अफेक्ट होने का चांस होता है, क्योंकि स्लीप का फेज हमारे बॉडी को रिजुविनेट करने का फेज होता है, रीजनरेट करने का फेज होता है, एंड बोथ आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ फिजिकल एंड एट द मेंटल लेवल। इसलिए स्लीप का तो सही होना और अच्छी स्लीप का सही होना बहुत जरूरी है, पहली चीज है। सेकेंड चीज ये कि स्लीप हाइजीन जो हम बात कर रहे थे इसके साथ में, और उसी में आपका थर्ड पार्ट भी आता है कि अगर हम हॉलीडेज है तो लंबे समय तक सोएं या ना सोएं करके। फिर वो तो एक स्लीप हाइजीन का जब कॉन्सेप्ट आता है तो हम वापस वहीं पे जाते हैं जहां से आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, सर्केडियन रिदम के बारे में बात करी थी, कि जो हमारा सर्केडियन रिदम है वो कहीं ना कहीं बाहर की चीजों के साथ में अफेक्ट बड़ा होता है। ऑल्दो वो चीज तो हमारी है, हमारे हाइपोथैलेमस के पास से वो न्यूरॉन्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन बाहर की चीजें उसको अफेक्ट करती है। जब बाहर का माहौल डिफरेंट होगा तो हमारा सेकेंडरी रिदम डिफरेंट हो जाएगा, और फिर हमारा उसको सेट करने में फिर से समय लगेगा। तो जरूरी है कि हम अपनी स्लीप साइकिल को, हाइजीन को मेंटेन रखें। इसके लिए तीनों चीज जरूरी है कि आप स्लीप के पहले आप उसका माहौल रखें, इन द सेंस जैसे आपने बताया शुरू में कि आपके स्लीप का रूम अलग होना चाहिए, जहाँ पे कि हमारे पास में ब्राइट लाइट या टीवी या उस तरह के डिस्टर्बेंसेस नहीं होने चाहिए जो कि हमें स्लीप में डिस्टर्ब करें। स्लीप के पहले कम से कम 2 घंटे पहले तक हम किसी भी ब्राइट लाइट के सोर्स पे ना हो, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, या कंप्यूटर हो, या आईपैड हो, आईफोन का पार्ट हो। सोने के पहले हमारा फूड का पार्ट भी होना चाहिए कि फूड भी हमारा कम से कम 2 घंटे पहले का पार्ट हो जाए। हम फेस को, लेग्स को वॉश करके सोएं, यूरिन पास करके सोएं, जिससे कि हम बीच में उठना ना पड़े सोने के लिए। फिर वो हो सके तो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको स्टोरी के साथ में आप सुना सकते हैं, जो एक सूदिंग पार्ट होता है। कंफर्टेबल क्लोथ्स में हो सोने के पहले, वो जींस में ना हो, जिससे उनके डिस्टर्बेंसेस का पार्ट ना हो, और फिर उनकी रात की स्लीप डिस्टर्ब ना हो। जो विंडोज वगैरह हो वेल कवर्ड हो, जिससे बाहर की रोशनी ना आए, स्ट्रीट लाइट की रोशनी ना आए, या सामने वाले घर की रोशनी ना आए। और फिर मॉर्निंग में ऐसा भी हो कि अगर पॉसिबल हो सके, आजकल हर घर में अर्ली मॉर्निंग लाइट मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर जहाँ पॉसिबल हो वहां पे आप अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जब उनकी स्लीप कंप्लीट हो गई है तो आप विंडो को खोल भी दें, जिससे कि लाइट भी है। मॉर्निंग की जब लाइट आती है तो फिर आपकी वेकफुलनेस वाली जो साइकिल होती है वो आपकी जनरेट होती है। तो ये एक कंप्लीट बनता है हमारे स्लीप अवेक साइकिल का पार्ट, जो हम लोग उसको स्लीप हाइजीन की तरफ में समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट जब हम उसके बारे में बात करेंगे कि हॉलीडेज में आप लंबे समय तक सोते रह जाए, तो वो डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट को वो अगेंस्ट होगा, क्योंकि वो हमारी रेगुलर स्लीप हाइजीन की के फेवर में नहीं होगा, वो हमारे स्लीप अवेक साइकिल के फेवर में नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम हॉलीडेज के दौरान भी अपने स्लीप साइकिल को वैसे ही रखें जैसे हम नॉर्मल डेज पे रहते हैं, जिससे कि हमारा पैटर्न जो है वो सेट हो, हमारा क्लॉक जो बायोलॉजिकल क्लॉक हो वो हमारा सेट हो। एक दो इम्पोर्टेंट चीजें मैं और भूल गया बात करते करते। एक तो रेस्ट लेग सिंड्रोम, बच्चे जो बहुत पैर मारते हैं सोते हुए, और ये बड़ा कॉमन है बच्चों के अंदर।
जो अपने पेरेंट्स को हिट करते हैं, वो टांगी चलाते रहते हैं और दूसरे आदमी का उनके साथ सोना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा इस कंडीशन के बारे में भी आप बताइए। हाँ, ये अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में एक पेशेंट आया था, ऑपरेटेड बाय न्यूरोसर्जन बिकॉज उसको ब्रेन में ट्यूमर था। वो ऑपरेट होने के बाद में फिर वो ठीक हो गया, उसके साथ में फिर वो अब उसको यही वाले सिम्टम्स हो रहे थे कि रात को सोने के बाद में वो काफी ज्यादा पैर मारता था, काफी ज्यादा पैर थ्रो करता था। वो ईजी भी करी गई थी, ईजी में जैसे आपने बताया कि अब नॉर्मलिटी उसका आ रहा था तो उसकी मेडिसिन शुरू कर दी गई थी उसके साथ में फिर वो। लेकिन वो टिपिकली जब हमने देखा, जब उसके पैटर्न को देखा, तो इट वाज मोर सजेस्टिव ऑफ एन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम दैन बिकॉज ऑफ द रियल सीजर्स, क्योंकि उसका पैटर्न बहुत ही टिपिकल था जो पैर मारने का। तो जैसा नेम बताता है कि कहीं ना कहीं आपके लेग्स रेस्टलेस होते हैं, आपका एक अर्ज होता है पैर को मूव करते रहने का। तो रेस्ट आपके सिम्टम्स को वर्स करता है और मूवमेंट आपके सिम्टम्स को आपको रिलैक्सेशन देता है। इसलिए बच्चे इवनिंग होते होते ही अपने पैर को मारना शुरू कर देते हैं, और खासकर रात में जब सोते रहते हैं तो पैर को जरूर मारते रहते हैं उसके साथ में। दो तीन कॉमन इसकी बिहाइंड द आई मीन लॉजिक है। एक तो ये है कि ग्रोइंग एज का फिनोमिना होता है, खासकर ग्रोइंग पेन्स के साथ में भी होता है बच्चों में, इसके पार्ट के साथ में। सेकेंड चीजें हैं कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों में जब आयरन डेफिशिएंसी होती है, फेरेटिन का लेवल कम होता है, तो उनके साथ में भी ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का पार्ट है, वो देखा गया है। और कहीं ना कहीं जो डोपामिन हमारा ब्रेन का है, डोपामिन डिसफंक्शन के साथ में भी इस तरह की चीजें देखी गई हैं। तो जिस केस की मैं बात कर रहा था, उसका ट्यूमर वो उसी डोपामिन सिक्रेटिंग जो ब्रेन का पार्ट है उसके आसपास में था, और उसको जो आरएलएस हो रहा था, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, वो बेसिकली उसकी वजह से हो रहा था, क्योंकि वो एरिया वहां का डैमेज हो गया था फिर वो। लेकिन छोटे बच्चों में जब इस तरह की चीजें होती हैं तो डेफिनेटली हमें एक तो उसको सिग्रीगेट कर लेना चाहिए कि सीजर का पार्ट नहीं है, खासकर फ्रंटल एपिलेप्सी का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चे बहुत ज्यादा हाथ पैर को थ्रो करते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, पहली चीज है। और सेकेंड चीज ये है कि हम आयरन को चेक कर लें, फेरेटिन को चेक कर लें, और उसको हम सप्लीमेंट कर लें उसके साथ में। और थर्ड चीज ये है कि जब कभी हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, चाहे किसी और भी कारण से हो, चाहे किसी को आयरन डिफिशिएंसी ना हो लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पार्ट हो या बिहेवियर इंसोम्नियाज का पार्ट हो, तो उसमें भी ये चीजें पाई गई हैं। तो हम एक स्लीप हाइजीन को जरूर मेंटेन करें, तो जो डेफिशिएंसी है उसे करेक्ट करें, और साथ में हम अपनी जो करेक्टिव मेजर्स है उसे लें, तो वी कैन कम आउट ऑफ द रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। राइट सर, एक कंडीशन और होती है जो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बच्चे के पेट में कीड़े हो गए, जब वो दांत किटकिटाता है। ट्रू, जिसे कहते हैं हम डॉक्टरी भाषा में, तो क्या ये कीड़ों से रिलेटेड है स्लीप प्रॉब्लम, या किसी और वजह से दांत किटकिटाते हैं बच्चे? डेफिनेटली नो, अब तो मेरे पास मतलब ये वाले बच्चे कम आते हैं, तो हाँ, ज्यादा ज्यादा आपके पास में आते होंगे। जी जी जी। लेकिन डेफिनेटली कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। इनफैक्ट अभी भी पेरेंट्स जो डेफिनेटली पूछते हैं कि सर हम लोग इसमें मेडिसिन दे दें वॉर्म्स के लिए कि ना दे लें। और जैसे जैसे हमारा सोशल भी आई मीन चीजें इम्प्रूव कर रही हैं, तो आपने भी नोट किया होगा कि जो डीवॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज होता जा रहा है, ड्यूटली डीवॉर्मिंग करते भी नहीं है फिर अब तो। लेकिन कमिंग टू द पार्ट, क्वेश्चन पार्ट, कि ये जो टीथ ग्राइंडिंग का पार्ट हुआ या ब्रक्सिज्म का पार्ट हुआ, वो भी कहीं ना कहीं हम लोग पैरासोमनियाज की तरह ही समझते हैं। वो भी एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर की तरह ही समझते हैं, जो कि हमारे स्लीप के फर्स्ट हाफ में होता है, जहाँ पे हम लोग स्लीप टॉकिंग या स्लीप वॉकिंग या नाइट टेरर्स के बारे में बात कर रहे थे। और वो भी कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर के साथ में लिंक्ड है, हमारे बिहेवियर का एक मैनिफेस्टेशन है जो कि स्लीप के साथ में एक्सपोज हो रहा है, दिख रहा है। तो डेफिनेटली वो वर्म्स के साथ में लिंक तो नहीं है। दैट ऑल्सो रिक्वायर्स कि हम उसके स्लीप हैबिट्स को इम्प्रूव करें, स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव करें। फैंटास्टिक डॉक्टर प्रवीण, आज आपने बहुत अच्छी चीजें बताई हमें। दीपमान, क्या आपके पास अभी कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं पूछने के लिए? Thank you, Dr. Praveen, and thank you, Anuj, Dr. Anuj. Wonderful session. There are few questions, and most of the questions have been covered over here. But still, one of the common question is coming. Does the behavioral aspect, you have covered ADHD, how it is also affecting the sleep pattern, but majorly is that if the child is having some behavioral issue, does it affect the sleep pattern? And if so, then what corrective measures can be taken? Though it's a very, very broad topic.
See, can you just repeat the question, Mr. Does the behavior of the child affect the sleep pattern? Yeah, definitely. See, बिहेवियर जैसे हम अगर डॉक्टर अनुज ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन शुरू में ही पूछा और वो कोर था, आई रियली अप्रिशिएटेड द पार्ट द सर्केडियन रिदम जहां बात करते हैं। तो जो हमारा स्लीप है वो है तो हमारा, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाहर से गवर्न होता है इन चीजों के साथ में। तो जिन बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, अगर हम बात ले लें किसी एक ऑटिज्म के चाइल्ड की या एडीएचडी के चाइल्ड की, उसकी बात ले लें करके फिर तो जब हम अगर कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमारा जब हम स्लीप के लिए जाते हैं तो पहले से हमारा मूड बनना शुरू हो जाता है। अगर बच्चा है तो वो बाकी बच्चों को देखता है करके, फिर वो उनके सिबलिंग्स हैं उनको देखता है कि नहीं वो अब सोने के लिए जा रहे हैं, पेरेंट्स सोने के लिए जा रहे हैं, तो वो उसका बाहर का इन्वायरमेंट उसके जो अंदर का बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको प्रिपेयर करना शुरू कर देता है कि मुझे अब सोने के लिए जाना है। और वैसे हमारी बॉडी जो है उस चीज को रेगुलेट करने लगती है, अपने मेलाटोनिन का सिक्रीशंस को बढ़ाने लगती है, जिससे कि हम स्लीप में चले जाते हैं। जिन बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज होते हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट जरूर होता है पहले चीज में कि वो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ में सिंक में नहीं हो सकते हैं। फिर वो हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कुछ, उनका माइंड कुछ और सोच रहा है, तो वो जरूरी है, वो कहीं ना कहीं उनके स्लीप को डिस्टर्ब करेगा क्योंकि वो सिंक में नहीं है बाहर की चीजों के साथ में। सेकेंड चीज क्या है कि इनहेरेंटली ऑल्सो दी चिल्ड्रन मे बी लैकिंग इन दीज काइंड्स ऑफ हॉर्मोन्स, जैसे हम बात करते हैं मेलाटोनिन की जो कि स्लीप को प्रोड्यूस करता है, फिर वो भी इनका लैकिंग हो सकता है। तो इनहेरेंटली भी उन चीजों को वो लैक कर सकते हैं। इनहेरेंट चीजों को आप तुरंत से तो नहीं बदल सकते हैं फिर लेकिन हाँ जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसको आप बदल सकते हैं कि उनकी स्लीप को आप स्ट्रक्चर्ड कर दें कि जो पैटर्न उनके स्लीप टाइम का पार्ट है उस टाइम में आप उसकी लाइट को डिम कर दें, उसके नॉइज के एरियाज को कम कर दें, उसका जो स्लीप एरिया है उसको कंफर्टेबल कर दें, टेम्परेचर को ठीक कर दें, सो दैट कि ही स्टार्ट्स गेटिंग दैट फील कि अब उसकी स्लीप का टाइम है। और सेम फॉर द वेकफुलनेस पार्ट आल्सो। Thank you, doctor. One more question from Mr. Binay. He's asking, my twin are almost 3-year-old and have a habit of sleeping around 1.5 hour every day in the afternoon. Now, if they don't sleep in the afternoon, then they get irritated. And now, how do I measure them a good quality of sleep? So, I mean, yeah. So at 3.5 years of the age, they do need the day. I mean, naps. So, and that's their requirement, the physiological requirements that they are. So that is quite natural that if they are not sleeping or if they are not getting their nap during the day, they might be irritable of what all the symptoms we just discussed about the sleep or poor sleep quality in a way. So 3-3.5 साल के बच्चों को डेफिनेटली ऑलमोस्ट अराउंड 14 आवर्स के आसपास की अच्छी स्लीप का पार्ट होना चाहिए फिर तो। और सेम चीजें अगर डे टाइम अभी नैप नहीं ले रहे हैं तो आपको एक बार इंश्योर करना पड़ेगा कि क्यों चीजें बंद हो रही, क्यों नहीं ले पा रहे हैं, उस दौरान में जो चीजें पहले थी जब वो सो पा रहे थे अब में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उस वक्त में कोई नॉइज का पार्ट हो रहा है, कोई साउंड का पार्ट हो रहा है, या आप उस वक्त में ज्यादा फंक्शनल है या आप उस वक्त में अराउंड हैं जिसकी वजह से उनकी एनर्जी बढ़ी हुई है और वो नहीं सो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्लीप स्ट्रक्चर उनका रेडी करना पड़ेगा। उनकी स्लीप टाइम जो नैप टाइम है उसके आधे घंटे पहले से उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर द गुड स्लीप, सो दैट कि दे डोंट बिकम इरिटेबल ऑन अ पार्ट। ये स्लीप का पार्ट है। मेक श्योर कि बाकी चीजें भी उनकी कंफर्टेबल हो, जैसे डॉक्टर अनुज ने बताया कि उनका फूड प्रॉपर हो, वो फूड की वजह से ना हो, उनका बात हो रखा हो, उनके क्लोथिंग वगैरह सब जो है ठीक हो। टेम्परेचर का पार्ट भी है जो कि उनके लिए इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट को कोई तरह से सेट करने की जरूरत पड़ेगी। बट उनका इरिटेबल होना नेचुरल है इफ दे आर नॉट गेटिंग देयर नैप इन द 3.5 years of the age. Dr. Anuj, there is a question. Is melatonin safe for infants or neonates? And if so, what quantity? We give 3.5 milligram of melatonin. It is a safe drug, but for newborn we don't use it. Newborn तो रात में जागते ही हैं. Sometimes we use it for child bigger than 6 months or 1 year, just to improve their sleep architecture or because of some reasons. Otherwise, you don't really require melatonin for them. Right. Thank you so much. Indeed, a good session for everyone. And the compliments is from Sunita Gautam. She is extending the compliments to Dr. Praveen and Dr. Anuj, sir. And thank you so much, all the attendees. We had a wonderful session, sir. Thank you, Deepmanji. Thank you, Dr. Praveen. Thanks a lot. I really thoroughly enjoyed this part. Yeah. It's a very good initiative. Thank you, sir. Thank you.
And if you have missed out any of our previous session, please do visit imthebestmom.com. You can see there are more than 37 episodes, including today's is 38th. So go through it. It's very useful for our everyday life. Thank you, Dr. Praveen, once again. Have a wonderful day. Thanks a lot, sir. Thanks. Thank you, sir. Okay. Thank you.